किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए आपके वोकैबुलरी यानी वर्ड पावर बहुत ही स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। लोग वर्ड पावर बिल्डअप करने के लिए ना जाने कितने बुक्स और कोचिंग्स के पीछे कितने सारे पैसे वेस्ट कर देते हैं। कई बुक्स तो धूल और मकड़ी के जाले खाकर किसी कोने में पड़े रो रहे होते हैं। और मैं बहुत सारे स्टूडेंट्स को अपने पर्सनल गाइडेंस में वोकैबुलरी सिखा रहा हूँ। इसके लिए त्रिगीतम 4 AM क्लब, जो यहाँ पर लिखा हुआ है त्रिगीतम 4 AM क्लब, इस ग्रुप को आपको ज्वाइन करना है। इसको ज्वाइन करने के लिए टेलीग्राम ऐप पे सर्च करेंगे त्रिगीतम, वहाँ पर आपको एक ग्रुप मिलेगा त्रिगीतम 4 AM क्लब, और वहाँ पर जाकर आप ज्वाइन हो जाएं। और अगर आपको डिटेल में जानने हैं पर्सनल गाइडेंस के बारे में, तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर चेक कर सकते हैं। और जो लोग टेलीग्राम नहीं यूज़ करते वे लोग मुझे इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। बस आपको एक ध्यान रखना है कि इस पर आपको कभी कॉल नहीं करने हैं। हेलो एवरीवन, तो चलिए आज देखेंगे हम लोग त्रिगीतम टेस्ट नंबर 3 का सलूशन देखने जा रहे हैं। और मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो वीडियो है इसको बस 2-3 घंटे ही रखूँगा मैं यूट्यूब पे। इसका वजह ये है कि जो भी न्यू स्टूडेंट आएंगे वो भी तो टेस्ट 3 देंगे कभी ना कभी, तो वो इससे चीटिंग ना कर ले। इसी वजह से मैं आप लोगों को अभी लाइव दे रहा हूँ और 2-3 घंटे के बाद मैं इसको डिलीट कर दूँगा। तो इस बात का आप लोग ख्याल रखना, और आप लोगों का ये कर्तव्य है कि 2-3 घंटे के अंदर आप लोग देख लें। पिछले जो भी 2 सॉल्यूशंस थे टेस्ट फर्स्ट और सेकंड का, वो भी मैंने हाइड करके रखा हुआ है। तो इस चीज़ का आप लोगों को ख्याल रखना है। अब चलिए देखिए, हाँ, और क्वेश्चन नंबर 30 में जितने भी लोग कह रहे हैं कि सर द मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन होना चाहिए, ना कि द मिनिस्टर फॉर एजुकेशन, तो मैं बता दूं आप लोग बिल्कुल गलत हो। और जितने भी लोग ने ये गूगल में डाल रखा है इसका आंसर ऑफ एजुकेशन होना चाहिए, ना कि फॉर एजुकेशन, तो वे लोग भी गलत हैं। क्यों गलत है ये मैं बताऊंगा। और वो पता है कौन से बंदे हैं? वे लोग वही बंदे हैं जो कभी ग्रामर के ऊपर रिसर्च नहीं करते, वो यूं ही डाल देते हैं। और क्यों सही है क्यों गलत है और उसके पीछे का रीज़न क्या है, उसका सोर्स कहाँ है, मैं किस सोर्स से बताने जा रहा हूँ उसको मैं प्रूफ करने की कोशिश करूँगा। मैं आपको दिखाऊँगा, सारे चीज़ दिखाऊँगा, द हिंदू से दिखाऊँगा, और बहुत सारे फेमस बुक जो होते हैं जिसका कॉस्ट भी है। एक ग्रामर का ऐसा भी बुक है जिसका कॉस्ट अराउंड 3000 के ऊपर है, 3000 रुपीज़, मतलब वो डॉलर में सस्ते हैं वो अपने कंट्री के हिसाब से, लेकिन इसका इंडियन करेंसी में 3000 से ऊपर प्राइस वैल्यू है। तो मैं सारे बुक्स का मैं आपको पूरा डिटेल दिखाऊंगा, अभी आप टेंशन मत लो। और क्योंकि मैं इस क्वेश्चन को इसलिए डाला हूँ क्योंकि जो भी मैं बुक लिख रहा हूँ उसमें वो भी क्वेश्चन आपका इंक्लूड रहेगा। और मेरा क्या है कि मैं जितने भी चैप्टर बनाऊंगा उसमें 100 क्वेश्चन के कॉमन एरर होंगे साथ साथ में सारे चैप्टर्स के लास्ट में, और बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चंस होंगे। और ऐसा नहीं है कि किसी भी ऑथर का कॉपी पेस्ट कर लिया, नहीं, बहुत ही जो भी कॉपी पेस्ट होंगे वो प्रीवियस ईयर के तो क्वेश्चन होंगे या फिर मेरे खुद के बनाए हुए क्वेश्चन। तो आप लोग बहुत ही कुछ सीखोगे मेरे बुक से भी। अभी मैं लॉन्च नहीं कर रहा हूँ, घबराओ मत, अभी मैं बेचने के लिए नहीं चला हूँ, मार्केटिंग करने नहीं चला हूँ, तो आप लोग निगेटिवली मत लेना इस चीज़ को। ये फ्यूचर की बात है। अभी मैं जो बुक लिख रहा हूँ इसका अभी कुछ अता पता नहीं है, तो इसका अभी आप लोग बिल्कुल ही दूसरे तरीके से मत लेना कि मैं बुक का प्रचार करने आ गया हूँ आप लोगों के बीच, बिल्कुल नहीं। अब चलो देखते हैं इसका सोल्यूशन। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या था आपका, ये 3rd नंबर मत देखना आप लोग, ये फर्स्ट नंबर क्वेश्चन ये है आपका। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है सिनोनिम ऑफ अनरिलेंटिंग। अनरिलेंटिंग का मतलब होता क्या है? तो इसका मतलब होता है बेरहम, बेदर्द जिसको बोलते हैं, कोई दया भाव जिसमें नहीं है। अब जरा देखिए, ये है कंपैशनेट। कंपैशनेट का मतलब होता है उदार या फिर दयालु, तो इसका तो ये उल्टा हो गया, एंटोनिम हो गया। नेक्स्ट आपका डिफीट। डिफीट का मतलब क्या? पराजय, तो ये भी इसका नहीं हो सकता। नेक्स्ट क्या है आपका? रिमोर्सलेस। रिमोर्सलेस का मतलब भी होता है दयाहीन और बेरहम, तो इसका आंसर क्या होगा आपका? 3rd नंबर। यहाँ पर मैं सी लिखने भूल गया था तो ये इसका आंसर है, इसका सिनोनिम है। नेक्स्ट आपका लेनिएंट। लेनिएंट का मतलब उदार होता है, तो अगर देखा जाए कंपैशनेट और लेनिएंट एक दूसरे के क्या है? सिनोनिम है, और अनरिलेंटिंग के एंटोनिम है रिमोर्सलेस इसका आंसर है। इसका भी मतलब क्या होता है? बेरहम, बेदर्द, या फिर बोल सकते हैं निर्दयी। और अनरिलेंटिंग का भी मतलब वही होता है। तो इसका आप लोग देख लिए, हम लोग सारे ऑप्शंस को भी देखते जाएंगे, एक भी नहीं छोड़ेंगे, है ना। अब जरा देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन है सिनोनिम ऑफ राउट। राउट क्या है भाई?
इसका मतलब होता है घोर पराजय, एकदम घोर पराजय, बहुत बुरी तरह से किसी को हरा देना, तो हार जाना घोर पराजय कहलाता है। तो राउट है ये आपका। नेक्स्ट इसका जो दिया हुआ है ऑप्शन, ये है रैचुअस। रैचुअस का मतलब होता है सदाचारी, सच्चा व्यक्ति, एकदम जो व्यक्ति राइट हों, काफ़ी सदाचारी हों, काफ़ी विनम्र हों, तो ऐसे व्यक्तियों को बोलते हैं रैचुअस, निष्कपट व्यक्तियों को। अब जरा देखिए, नेक्स्ट है वेनेरेशन। वेनेरेशन का मतलब होता है श्रद्धा और फिर सम्मान। नेक्स्ट है अफरंट। अफरंट का मतलब होता है अपमानित करना। और नेक्स्ट आपका वैंक्विश। वैंक्विश का मतलब होता है परास्त कर देना, मतलब क्या, हरा देना। तो वैंक्विश और राउट आपस में क्या है, सिनोनिम है। राउट का मतलब बताया घोर पराजय, वैंक्विश का मतलब बताया परास्त कर देना, हरा देना, पराजय कर देना। तो ये इसका आंसर है सिनोनिम। अब चलिए देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। थर्ड नंबर कह रहा है सिनोनिम ऑफ असर्ट। असर्ट का मतलब होता क्या है, तो असर्ट का मतलब होता है एकदम दृढ़ रहना, डटे रहना। अब जरा देखो, अफर्म है, अफर्म का मतलब भी क्या होता है, तो दृढ़ता पूर्वक कहना, इसका मतलब भी होता है दृढ़ होकर कहना, मतलब एक तरह से डटे रहने के सेंस में है, तो इसका सिनोनिम यही होगा। इसका जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है रिकैंट। रिकैंट का मतलब होता है मुकर जाना और फिर अपना राय बदल लेना, बाद में किसी को प्रॉमिस करना और बाद में बदल लेना। नेक्स्ट आपका रिपुडिएट। रिपुडिएट का मतलब भी होता है क्या, इसका भी मतलब होता है मुकर जाना, अपना राय बदल लेना, बाद में मुकर जाना। तो ये दोनों आपस में सिनोनिम है। नेक्स्ट आपका स्लाइट। स्लाइट का मतलब तो एक होता है कम, बहुत ही कम, थोड़ा सा, जिसको स्लाइट बोलते हैं। और इसका दूसरा जो मतलब होता है अपमान करना होता है, ध्यान रखना इस चीज़ का। कम तो होता ही है, जो हर कोई जानते हैं लगभग, लेकिन अपमान करना कोई नहीं जानते कि इसका मीनिंग अपमान करना भी हो सकता है। तो स्लाइट का मतलब अपमान करना होता है। अब यहाँ क्वेश्चन था असर्ट। असर्ट का मतलब बताया डटे रहना, दृढ़ रहना, और अफर्म का मतलब बताया बिल्कुल फर्म होकर के कहना, दृढ़ होकर कहना, दृढ़तापूर्वक कहना। तो ये इसका आंसर था ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर फोर्थ देखेंगे। क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्या है, ये है आपका सिनोनिम ऑफ आयर। आयर का मतलब मैं बताया था, आयर का मतलब होता है बिल्कुल क्रोध और फिर कड़वापन जिसको बोलते हैं, और गुस्सा बोलते हैं जिसको, तो क्रोध होता है इसका मीनिंग। नेक्स्ट है आपका रीद। इस रीद का मतलब होता है जो गार्लैंड होता है, माला होता है एक तरह का, फूलों का जो माला होता है उसको रीत बोलते हैं। नेक्स्ट रैथ। इस रैथ का मतलब होता है भूत प्रेत, मतलब प्रेत आत्मा, प्रेत आत्मा, समझ रहे हो, पिशाच जिसको बोल सकते हैं। तो इस रीत में अलग था, इसका मतलब माला होता है, इस रैथ का मतलब प्रेतात्मा होता है, और ये वाला जो रैथ है इसका मतलब होता है आपका गुस्सा और फिर क्रोध। तो बताओ, आयर का मतलब क्रोध बताया, तो इसका सिनोनिम क्या होना चाहिए, बिल्कुल सी नंबर होना चाहिए। नेक्स्ट आपका वैरी। वैरी का मतलब सतर्क और सजग होता है, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ। तो इसका आंसर देख लिया, फोर्थ नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा रैथ। काफ़ी कन्फ्यूजिंग था ये, इसका ऑप्शन ही वैसे सेट किया था मैं। अब जरा देखो नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। हाँ, और एक चीज़ मैं और बताने वाला था आप लोगों को। नेक्स्ट जो टेस्ट है आपका, टेस्ट नंबर फोर्थ, टेस्ट नंबर जो फोर्थ है, ये है रिवीजन टेस्ट। मतलब टास्क फर्स्ट से लेकर के टास्क थर्ड तक पूरे इंक्लूड रहेंगे, बस एक एक वीडियो आपका न्यू होगा, इसमें ऐड होगा। और क्या है, टेस्ट 4 से पहले और फिर टेस्ट 4 के बाद मैं एक दिन का टाइम दूंगा। टेस्ट 4 के लिए तो आपके पास एक वीक का टाइम है, लेकिन टेस्ट 4 और टेस्ट 5 के पहले क्या होगा कि एक सरप्राइज टेस्ट लूँगा। सरप्राइज टेस्ट में वही टेस्ट होंगे जो अब तक आप लोग दे चुके हुए हैं। मतलब टेस्ट फर्स्ट से लेकर के टेस्ट आपका थर्ड नंबर तक, वही तीनों में से कोई एक टेस्ट होगा आपका एकदम सेम, आपको उसके हिसाब से तैयारी करनी है, तो वो आपका सरप्राइज टेस्ट है। और मेरी मानो, आप लोगों को मैं इस तरह से ट्रेनिंग जो दे रहा हूँ, यकीन मानो ये बिल्कुल साइंटिफिक तरीका आपका रिवीजन का। ऐसा नहीं होता कि एक दिन में आप 4-5 बार किसी वीडियो का रिवीजन कर लो तो याद हो गए, नहीं। रिवीजन करने के पीछे भी एक लॉजिक होता है और एक सिस्टमैटिक ढंग से उसका रिवीजन होना चाहिए। तो मैं इतने बार रिवीजन आप लोगों का करा चुका होऊंगा 6 मंथ के अंदर, 6 मंथ के अंदर इतनी बार रिवाइज करा दूंगा कि आप लोग के दिमाग में एकदम सब बिठा दूंगा। और यही मेरा एम है कि जितने भी स्टूडेंट मेरे चैनल से पढ़ें और जो टेस्ट सीरीज़ को फॉलो कर रहे हैं बिल्कुल शिद्दत से, उनके दिमाग में एक एक वर्ड, इस बुक का एक एक वर्ड और मेरे चैनल का एक एक वर्ड दिमाग में छप जाए, ये मेरा एम है। तो चलिए देखिए, अभी तो टेस्ट के बारे में बताया, सरप्राइज टेस्ट और रिवीजन टेस्ट के बारे में। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। ये क्या है, एंटोनिम ऑफ रेसिंड पूछा है। एंटोनिम है ये, सिनोनिम नहीं है। काफ़ी लोग गलत कर दिए हैं, सिनोनिम में मार कर चले जाते हैं, पढ़ते नहीं है क्वेश्चन को ध्यान से। अब जरा देखिए,
रेसिंड का मतलब होता है क्या है? रेसिंड का मतलब होता है रोकना और फिर रद्द कर देना। मान लिया जाए कि सुप्रीम कोर्ट के जज बोलते हैं कि इस चीज़ को अभी रोक दो, रद्द कर दो, तो वो रेसिंड कहलाएगा। कोई भी अगर निर्णय लेना हो तो उस पर रोक लगा देते हैं, तो उस तरीके का रोक लगाना, रद्द करना कहलाता है रेसिंड। अब जरा देखिए, अब इसका फर्स्ट ऑप्शन है अन्यूल। अन्यूल का मतलब होता है क्या? इसका मतलब भी रोकना, रद्द करना होता है। एब्रोगेट, एब्रोगेट का मतलब भी होता है रोकना या रद्द करना। रिवोक, रिवोक का मतलब भी होता है खारिज करना, रोकना, रद्द करना। मतलब ये तीनों क्या हो गया? इसके सिनोनिम हो गए। तो बचा क्या लास्ट में? परमिट। परमिट का मतलब क्या? इजाज़त देना, बिल्कुल नहीं रोकना। तो इस तरह से इसका एंटोनिम डी नंबर हो गया आपका। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 देख लो। अगर आपके फ्रेंड लोग भी कोई टेस्ट ये दे रखे हैं तो उनको भी बता दो, अगर उन तक ये मैसेज नहीं पहुंचा है कि ये 2-3 घंटे के बाद मैं इसको हाइड करने वाला हूँ इस वीडियो को, तो उनको भी बता दो ज़रा, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड को ऑलरेडी मैं हाइड कर चुका हूँ। अब चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 है एंटोनिम ऑफ फॉरबिडिंग। फॉरबिडिंग का क्या अर्थ होता है? फॉरबिडिंग का अर्थ होता है घृणा उत्पन्न करने वाला, मतलब अप्रिय चीज़ जो बिल्कुल ही आपको अच्छा ना लगे, वैसे घृणा उत्पन्न करने वाले चीज़ को बोलते हैं फॉरबिडिंग। पहली बात। अब चलते हैं ऑप्शन बाय ऑप्शन। ये है आपका रिपग्नेंट। रिपग्नेंट का मतलब होता है अरुचिकर, अप्रिय। मतलब क्या हो गया? इसका सिनोनिम हो गया। लेकिन पूछा क्या है? एंटोनिम पूछा है। नेक्स्ट है आपका डेमोन्स्ट्रेट। डेमोन्स्ट्रेट का मतलब होता है विरोध करना, निंदा करना, या फिर सिंपल नाउन के टर्म में भी बोल सकते हैं ये, विरोध या फिर निंदा। नेक्स्ट है एक्सपोस्टुलेट। एक्सपोस्टुलेट का मतलब होता है मनाना, किसी को समझाना, खास करके विवाद के थ्रू, विवाद करके लोगों को मनाना, समझाना कहलाता है आपका एक्सपोस्टुलेट। नेक्स्ट क्या है आपका? एंटाइसिंग। एंटाइसिंग का मतलब होता है मनमोहक। अब जरा आप ही बताएंगे इन चारों ऑप्शन में कौन सा सटीक है? बिल्कुल ही मनमोहक की घृणा उत्पन्न करने वाला का क्या होगा? एंटोनिम होगा। तो एंटाइसिंग का मतलब हो गया आपका बिल्कुल ही मनमोहक चीज़। अब जरा देखिए, और हाँ, जैसे मैं इस वीडियो को हाइड करूँगा और फिर फर्स्ट और सेकंड को हाइड कर दिया हूँ, तो जिनको भी अगर चाहिए कि सर मुझे वो वीडियो चाहिए, मैं उसे बार बार देखना चाहता हूँ, तो मैं उनको व्हाट्सएप के थ्रू दे दूंगा पर्सनली। आप कभी भी उसको ओपन करके खोल करके देख सकते हो। लेकिन ये यूट्यूब पे अवेलेबल सबके लिए नहीं होगा। जिसको मैं दूंगा इस वीडियो को, बस वही देख पाएंगे। तो इस चीज़ का भी आप लोग ख्याल रखना। और ऐसा नहीं हो कि आप एक बार मैं हाइड कर दिया तो दूसरे बार आप इस वीडियो को ढूंढते रहो, मिल नहीं रहा यूट्यूब पे, तो परेशान होगे। उसके पहले, ढूंढने से पहले मुझसे आप पूछ लेना, मैं ही सेंड करूँगा, तभी आप देख पाओगे। तो इस तरीके से आपका रिवीजन होते रहेगा अच्छे से। अब चलिए, ये भी हो गया, एंटाइसिंग होगा इसका आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या था आपका? ये है क्वेश्चन नंबर 7, एंटोनिम ऑफ रेमिनेंट। रेमिनेंट का क्या अर्थ होता है? इसका मतलब होता है बचा हुआ, मतलब अवशेष। ये वर्ड पता है हम लोग कहाँ पढ़े थे? ये जब मैं इंजीनियरिंग कर रहा था तो देखिए, हम लोगों का बहुत सारा प्रैक्टिकल काम हुआ करता था। जैसे कि रेत होता है, सैंड होते हैं, उसको चालने का काम किया जाता था। वैसे मैं सिविल बैकग्राउंड से हूँ तो मैं इसके बारे में बता रहा हूँ। तो जब चाला जाता था तो उसके ऊपर जो बच जाता था, मतलब चालने के बाद जो ऊपर बच जाता था, उसको बोलते थे रेसिड्यू। रेसिड्यू बोलते हैं उसको। ये है आपका रेसिड्यू। इसका मतलब है अवशेष अब बचा हुआ होता है। और जो छिद्र होते हैं आपके चालनी में, उसको अपर्चर बोला जाता था। तो ये सब टेक्निकल वर्ड्स भी थे जिसके वजह से हम लोगों को अच्छे से पता है। तो रेमिनेंट का इसी तरीके का मीनिंग है, अवशेष, बचा हुआ किसी चीज़ का। मान लिया जाए कोई बहुत बड़ा पत्थर है, वो टूट टूट कर कहीं बह गया हो, तो जो लास्ट में बचा हुआ है तो उसको बोलेंगे कि वो विशाल सा चट्टान का ये रेमिनेंट है, अवशेष है, बचा हुआ चीज़ है। अब जरा देखिए, फर्स्ट नंबर ऑप्शन है रिमाइंडर। रिमाइंडर का मतलब होता है याद दिलाने वाला। नेक्स्ट आपका रिमाइंडर। रिमाइंडर का मतलब होता है बचा हुआ होना। तो ये तो इसका सिनोनिम हो गया। पूछा क्या है? एंटोनिम। अब एंटोनिम में देखेंगे, अनब्रोकन। अनब्रोकन का क्या मतलब? बिल्कुल संपूर्ण, बिल्कुल भरा पूरा, बिल्कुल ही ब्रोकन नहीं है। तो क्या हो गया? इसका ही ये एंटोनिम हो गया। तो इसका आंसर सी होगा आपका। ये बचा हुआ चीज़ नहीं है, बिल्कुल अनब्रोकन है। अब जरा देखिए फोरसेक। फोरसेक का मतलब होता है त्याग देना, एकदम दिल से निकाल देना, त्याग देना फोरसेक कहलाता है। अब जरा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है एंटोनिम ऑफ रिड्रेस। रिड्रेस का मतलब होता क्या है? तो रिड्रेस का मतलब होता है समाधान, निवारण करना। अब इसमें ड्रेस छुपा हुआ है तो रीड्रेस से मत समझ लेना फिर से ड्रेस पहन लेना, ऐसे इसका मीनिंग मत निकालना। रीड्रेस का मतलब होता है निवारण करना, समाधान करना। अब हम लोग देखेंगे इसका 1 बाय 1। पूछा ही है इसका एंटोनिम, ना कि सिनोनिम। अब जरा देखो, री दोनों में लगा हुआ है। री इसमें भी है, इसके ऑप्शन में भी री है। काफ़ी लोग गलत किए हैं इसी बहाने। क्यों गलत किए मैं बताता हूँ। देखो,
हाँ एंटोनिम पूछा है, सॉरी एंटोनिम पूछा है, तो अभी मैं बताता हूँ। हाँ एंटोनिम पूछा है, तो लोग क्या सोचते हैं कि री इसमें भी है, री इसमें भी है, तो दोनों सिनोनिम सा फील हो रहा है, तो ये एंटोनिम हो ही नहीं सकता। लेकिन इसका एंटोनिम जो है यही होगा, क्योंकि रिड्रेस का मतलब होता है निवारण करना और समाधान करना, लेकिन रिट्रीब्यूशन का मतलब होता है इसका मतलब होता है दंड, और फिर जुर्माना, और फिर प्रतिशोध जिसको बोलते हैं बदले की भावना, तो वो भी होता है। तो आप इससे समझ सकते हो कि किस तरह से इसका एंटोनिम है। रिड्रेस का मतलब क्या बताया, निवारण, और फिर समाधान। रिट्रीब्यूशन का मतलब नहीं, कोई समाधान नहीं, आपको दंड देना ही होगा, आपको जुर्माना देना ही होगा, तो इस तरीके से इसका एंटोनिम हो गया। नेक्स्ट देखो बी नंबर है रिडीम। रिडीम का मतलब होता है क्या है, इसका मतलब होता है मुक्ति दिलाना, किसी को छुड़ा लेना, स्वतंत्र करना। कोई दूसरे कंट्री में किसी केस में फंस गया है तो उसको क्या करती थी सुषमा स्वराज जी जब थी, तो वो बचा कर लाती थी, छुड़ा कर लाती थी, मुक्ति दिला कर लाती थी, तो रिडीम कहलाएगा आपका। नेक्स्ट क्या, रेस्क्यू जिसको बोलते हैं, रेस्क्यू करके लाना। फिर है डिसमेंटल। डिसमेंटल का मतलब होता है गिरा देना, किसी चीज़ को ढहा देना, मान लिया जाए कोई ब्रिज है उसको ढहा देना, गिरा देना, डिसमेंटल कहलाता है। नेक्स्ट आपका रेविश। इस रेविश का मतलब क्या होता है, रविश कुमार से इसको कनेक्ट मत करना। इसका देखो रेविश ये जो वर्ड है इसका एक निगेटिव मीनिंग भी होता है, आप लोग सर्च करके देख सकते हो, मैं नहीं बताना चाहता। लेकिन रेविश का जो मैं अभी मीनिंग बता रहा हूँ उसका मतलब होता है मोहित करना, बिल्कुल मंत्रमुग्ध कर देना, रेविश कहलाता है। तो इसका भी आप देख लिए। नेक्स्ट चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका एंटोनिम ऑफ फोर फीचर। फोर फीचर का क्या अर्थ होता है, फोर फीचर का मतलब होता है, एंटोनिम पूछा है ध्यान रखना, फोर फीचर का अर्थ क्या होता है तो इसका मतलब होता है जुर्माना। जैसे इसके पहले मैं बताया था रिट्रीब्यूशन और फोर फीचर आपस में सिनोनिम है, इसके पहले वाले क्वेश्चन में जो आया था रिट्रीब्यूशन, तो वही है आपका फोर फीचर। दोनों का मतलब होता है क्या, जुर्माना होता है। अब इसका एंटोनिम पूछा है क्या होगा जुर्माना का इसका, तो देखो नेक्स्ट ये है आपका रेज। इस रेज का मतलब होता है मिटा देना, जड़ से मिटा देना, नष्ट कर देना। और ये है आपका रेज, दोनों रेज पढ़ाता है। और इस रेज का मतलब होता है क्रोध और फिर गुस्सा। मैं थोड़ा धीरे बोलूँगा अब से, क्योंकि मुझे लग रहा है मैं काफ़ी तेज़ बोल रहा हूँ और एनर्जी भी मेरा लॉस हो रहा है धीरे धीरे। अब चलिए नेक्स्ट आपका रेवेज। रेवेज का अर्थ होता है नष्ट कर देना, मिटा देना। मतलब रेज और ये रेवेज दोनों आपस में सिनोनिमस हैं, पहली बात। दूसरी बात कि रेज मतलब गुस्सा था, तो ये भी नहीं होगा। ये क्या है आपका रीस्टोरेशन। रीस्टोरेशन का मतलब होता है मरम्मत करना या फिर पूर्वावस्था की प्राप्ति कर लेना, मतलब पहले जैसा था उस वैसे रीस्टोर कर लेना। बात समझ रहे? तो फोर फीचर का मतलब क्या था आपका, फोर फीचर का मतलब था जुर्माना। तो जुर्माने का जस्ट क्या हो गया, ये उल्टा, मतलब फिर से वापस, मान लिया जाए किसी चीज़ में आप दंड दिए हो, पैसे खर्च किए हो, 1000 रुपये दंड लग गया आपका, तो क्या कर रहे हो, फिर से कमा करके रीस्टोर कर रहे हो उतना। तो एक तरह से ये क्या हो गया, इसका एंटोनिम हो गया। तो डी नंबर हो गया इसका आंसर। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में है आई टूक द स्काउंड्रल अ नोबल पर्सन। भाई काफ़ी लोगों ने गलत किया है, क्योंकि आप लोग शायद जो फिक्स्ड प्रीपोजिशन होता है वो अच्छे से नहीं पढ़ रहे हो, तो ये गलती कर रहे हो आप लोग। और फ्रेजल वर्ब भी, फ्रेजल वर्ब तो यार ज़्यादा कुछ है नहीं, 3.5 घंटे की क्लास है, अगर टोटल मिलाकर देखो तो मैं आते आते 6 महीना आते आते इसको 10-12 बार रिवाइज़ करवा दूंगा, उससे भी ज़्यादा। और इतने बार रिवाइज़ करवा दूंगा कि इस बुक में एक भी ऐसा फ्रेजल वर्ब नहीं होगा जो आपके दिमाग में इनकलकेट ना करा दूं। तो अब चलते हैं, देखते हैं। आई टुक द स्काउंड्रल कहने का क्या मतलब है, स्काउंड्रल का क्या मतलब होता है। तो स्काउंड्रल का मतलब होता है बदमाश। बदमाश लोग जो होते हैं उसको स्काउंड्रल बोलते हैं। अब ये क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि आई टूक द स्काउंड्रल, मतलब मैंने बदमाश को समझ लिया। तो समझ लेने का सेंस में जो होता है वो होता है टेक फोर। क्या होता है, टेक फोर। और टेक फोर का मतलब होता है सपोज टू बी या फिर आइडेंटिफाई, मतलब समझ लेना या फिर समझ बैठना, मान लेना। तो टुक फोर, टेक फोर का अर्थ क्या बताया, टेक के साथ अगर फोर आता है तो टेक फोर का अर्थ क्या बताया, मान लेना और फिर वैसा समझ बैठना। तो मैंने बदमाश को समझ बैठा, क्या, अ नोबल पर्सन, मतलब एक महान व्यक्ति समझ बैठा, एक अच्छा इंसान समझ बैठा। तो इसके साथ यहाँ जो फिल इन द ब्लैंक्स था उसमें फोर आना चाहिए था, टू अगेंस्ट विथ नहीं आएगा इसके साथ। तो इसमें क्या था आपका सीखने लायक कि टेक फोर होता है, और टेक फोर का मतलब होता है मान लेना, किसी को कुछ समझ बैठना। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है आपका आई फिल इन द ब्लैंक्स द रिक्वेस्ट ऑफ माई फ्रेंड टू गो टू शिमला। मतलब आ तो मैंने एक्सेप्ट कर लिया, आ तो मैंने रिजेक्ट कर दिया। किस चीज़ को, द रिक्वेस्ट ऑफ माई फ्रेंड को, जो उन्होंने रिक्वेस्ट किया था शिमला जाने को, तो उसको मैंने आ तो एक्सेप्ट कर लिया, आ तो रिजेक्ट कर दिया। तो इसमें से इन दोनों के अर्थ में
कौन सा है? तो ज़रा देखो, फर्स्ट ऑप्शन है टर्न्ड ओवर। टर्न्ड ओवर का मतलब होता है चेंज, और फिर कैप्साइज। कैप्साइज का मतलब बताया था पलट जाना, मतलब कोई नाव चल रहा है समंदर में, तो वो पलट गया अगर, तो उसको बोलेंगे कैप्साइज हो गया, टर्न्ड ओवर हो गया। तो ये तो इसका आंसर होगा नहीं। नेक्स्ट है टर्न्ड डाउन। टर्न्ड डाउन का मतलब होता है रिजेक्ट कर देना, मतलब यही क्या होगा यहाँ पर, सुटेबल होगा। तो टर्न डाउन ही इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है टर्न आउट। टर्न आउट का मतलब होता है प्रूफ, और फिर साबित होना। जैसे मैं एग्जांपल बताया था कि अभी तक मेरे लाइफ में कुछ भी अच्छा साबित नहीं हुआ है, कुछ भी टर्न आउट नहीं हुआ है, तो टर्न आउट का मतलब साबित होना होता है। नेक्स्ट है आपका टर्न अप। टर्न अप का मतलब होता है अराइव, और फिर टेक प्लेस, मतलब पहुंचना, और फिर कोई घटना का टेक प्लेस होना, घट जाना। तो टर्न अप भी नहीं है, तो इसका आंसर क्या होगा आपका? इसका आंसर मैं बताया बी नंबर, टर्न डाउन होगा यहाँ पर, क्या कि रिजेक्ट कर दिया। अब चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है वी मस्ट ट्राई टू पॉवर्टी फ्रॉम द कंट्री। क्या मतलब है भाई? कि हमें पॉवर्टी को जरूर करना चाहिए अपने कंट्री से। मतलब क्या करना चाहिए? विदा कर देना चाहिए, अब फिर क्या करना चाहिए? बुला लेना चाहिए पूरी तरीके से? नहीं, क्या करना चाहिए? उसको हमेशा हमेशा के लिए मिटा देना चाहिए, और फिर बुला लेना चाहिए, इस सेंस में। तो मिटा देने के सेंस में क्या है यहाँ पर, ज़रा देखो। वाइप अवे। वाइप अवे का मतलब होता है क्लींज करना, मतलब क्या? साफ कर देना। मान लिया जाए आपके कार के शीशे के ऊपर कुछ बैठा है गंदगी, तो उसको आप क्लींज करते हो, तो वाइप अवे करते हो। लेकिन यहाँ पर है वाइप आउट। तो इस वाइप आउट का मतलब होता है डिस्ट्रॉय कंप्लीटली, मतलब हमेशा हमेशा के लिए डिस्ट्रॉय कर देना, नष्ट कर देना, ख़त्म कर देना, जड़ से मिटा देना। तो पॉवर्टी को आप साफ करते हो, या फिर पॉवर्टी को आप मिटा देते हो, तो आप उसको पोछा लगाकर साफ नहीं करते हो, उसको क्या करते हो? वाइप आउट करते हो, हमेशा हमेशा के लिए मिटाना चाहते हो। तो इसका आंसर डी होगा, ना कि ए होगा। और इन दोनों का भी मीनिंग देख लेते हैं। वर्क अप। वर्क अप का मतलब होता क्या है? तो इसका मतलब होता है इंसाइट करना, इंस्टिगेट करना, लोगों को भड़का देना। जैसे नेता लोग क्या करते हैं, भीड़ में आकर भड़का देते हैं, दंगे फसाद करवाते हैं, तो वैसे भड़काने को कहते हैं वर्क अप। अब वर्क अप और वर्क अपॉन एक जैसा फील होता है, लेकिन वर्क अपॉन का मतलब होता क्या है? इसका भी मतलब होता है भाषण के थ्रू इन्फ्लुएंस करना, किसी को प्रभावित करना, कहलाता है वर्क अपॉन। मान लिया जाए मैं आपके लिए एक अच्छा सा वीडियो बनाऊं, आपको मोटिवेट करने के लिए कि चलो आप नर्वस हो, आप एग्ज़ाम में फेल कर गए, आप टेस्ट में कम मार्क्स ला रहे हो, इसके वजह से अगर मैं एक बहुत ही सुंदर सा आपको समझाने के लिए एक अच्छा सा भाषण दूं, और भाषण सुनने के बाद आप अगर इन्फ्लुएंस हो जाते हो, आपका मन बिल्कुल चेंज हो जाता है, काफ़ी मोटिवेट हो जाते हो, तो मैं कहूँगा कि मैंने क्या किया, आपके ऊपर वर्क अपॉन किया है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट। इसका आंसर क्या था आपका 12 नंबर का? तो डी था, मतलब हमेशा के लिए मिटा देना। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 का है कि मीनिंग ऑफ अटेनवेट। अटेनवेट का मतलब होता क्या है? तो ये आप लोग बताओ कि आप लोग क्या किए हो, इसका मीनिंग में क्या बताए हो। तो ज़रा देखो, अटेनवेट का मतलब होता है कम करना, किसी चीज़ को कमज़ोर करना, ये भी कहलाता है अटेनवेट। ठीक है, अब ज़रा देखो फर्स्ट क्या है। फर्स्ट आपका ऑप्शन है आर्काइक। आर्काइक का मतलब होता है क्या है? तो इसका मतलब होता है ओल्ड फैशन्ड, मतलब पुराने ज़माने का अप्रचलित चीज़ जो हो गया है, जिसको एक और भी बोला जाता है ऑब्सलीट बोलते हैं। यस, ऑब्सलीट बोलते हैं। ऑब्सलीट का मतलब भी अप्रचलित हो जाना है, तो वो भी कहलाता है आर्काइक। नेक्स्ट आपका स्केंटी। स्केंटी का मतलब होता है कमी, और लेकिन कमी और कम कर देना, कमज़ोर करना एक ही है? नहीं, कमी एक तरह से नाउन है कि कम है, कोई चीज़ का कमी है, और अटेनुएट एक तरह का वर्ब है, कम करना, कमज़ोर करना। इसमें कंफ्यूज नहीं करना, इसका मीनिंग भी पूछा था आपसे। नेक्स्ट आपका मेक वीक। मेक वीक का क्या मतलब है? तो इसका मतलब होता है कमज़ोर करना। तो जाहिर सी बात है इसका ये क्या हो गया आंसर, बीट साउंडली। बीट साउंडली का मतलब है कि बुरी तरह से पीटना। इसके लिए मैं एक वर्ड बताया था, किसी को याद है? बताओगे मुझे अभी चैट में बता दो। तो मैं बताता हूँ, बीट साउंडली का मतलब जो मैं बताया था एक वर्ड, वो बताया था बिलेबर। बिलेबर का मतलब होता है बुरी तरह से पीटना। तो समझ गए इसका भी मीनिंग। तो इसका आंसर क्या था आपका? तो इसका आंसर था मेक वीक, मतलब कमज़ोर कर देना। अब ज़रा देखो नेक्स्ट क्या है, 14th नंबर है, 48 नहीं 14। अब मीनिंग ऑफ बैथोस पूछा है। ये सब एडिशनल वर्ड है। अब एक बात ज़रा गौर करना, मैं चाहता तो एडिशनल वर्ड को क्या रूट वर्ड के थ्रू भी पढ़ा सकता था, मतलब उसके ओरिजिन और एटाइमोलॉजी के थ्रू भी पढ़ा सकता था, पर क्यों नहीं पढ़ा रहा? मैं बताता हूँ। सिर्फ रूट वर्ड पढ़ के
आप सिर्फ वर्ड पावर मेड इजी बुक को पढ़ करके सोच लिए कि आप वर्ड के ऊपर महान हो गए, तो ये आपका सोचना सरासर गलत है। क्यों? क्योंकि सारे वर्ड्स के रूट वर्ड नहीं पता चलता है। जैसे कि किसी कहावत कहाँ से ओरिजिन हुआ, तो सारे कहावत आपको नहीं पता चलेगा कि उसका और छोर है कहाँ से, वो आया कहाँ से, उसका ओरिजिन हुआ कहाँ से। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सारे वर्ड का रूट वर्ड होता है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सारे वर्ड का एटाइमोलॉजी होता है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सारे वर्ड्स का आपको उसका और छोर पता चले। इसलिए एडिशनल वर्ड में उन्हीं वर्ड को ये ऑथर लिखे हैं। मैक्सिमम मतलब मोर देन 80% ऑफ वर्ड्स मैं बता सकता हूँ कि इस बुक में जो एडिशनल वर्ड के चैप्टर में है, इसका कोई रूट वर्ड नहीं है। इसलिए ये भ्रम में मत रहना कि वर्ड पावर मेड इजी को पढ़ लिए आपका काम तमाम हो गया, बिल्कुल नहीं। समझ रहे हो? तो सब वर्ड का रूट वर्ड नहीं होता, इस बात का भी ख्याल रखना। तो आप लोग कोशिश करो कि सारे तरीके आपको आने चाहिए। और एडिशनल वर्ड को कैसे याद रखोगे? ओनली रिवीजन इज़ द मंत्रा, हमेशा बताता हूँ। तो आप इसको रिवीजन के थ्रू करोगे और मैं तो हूँ आपके साथ, आप टेंशन मत लो। इतने बार रिवाइज कराऊंगा, इतने अच्छे तरीके से पढ़ाऊंगा। इस स्ट्रैटेजी को आप लोग बस फेल मत होने देना, आपको टेस्ट हमेशा देते ही रहना है। अब ज़रा देखो, और मैं कमेंट में और डिस्क्रिप्शन में मैं लिखा था कि मुझे सपोर्ट की ज़रूरत है, मैं ये चैनल को चला नहीं पा रहा हूँ अच्छे से, क्योंकि मैं दिन रात मेहनत करता हूँ और पिछले 6 मंथ में मुझे कुछ भी बेनिफिट नहीं हुआ अब तक, और मुझे काफ़ी निराशा हाथ लगी है इस यूट्यूब पे आने के बाद। पहले मैं एक टीचर था, दिल्ली में पढ़ाता था कोचिंग में, तो मुझे काफ़ी फ़ायदे होते थे। एसएससी सीजीएल की मैं क्लासेस लेता था और बैंकिंग वाले भी स्टूडेंट का भी क्लास लिया हूँ मैं। तो मैं कहना चाहता हूँ कि अगर आप लोगों से कुछ हो पाए तो देखना डिस्क्रिप्शन में, कुछ हेल्प करने लायक कुछ चीज़ रहे तो। वैसे 3 घंटे तक ये वीडियो रहेगी, वहाँ पर चेक कर लेना, जिससे भी जो बन पाता देना। और हाँ, बेगिंग के तौर पर मत देना प्लीज़, हेल्प के नाम भी मत देना। गुरु दक्षिणा देना, अभी तक तो 2 बंदे दिए हैं। एक तो क्या नाम है उनका, ज्योति नाम है, और दूसरे का नाम है सनी राज, वो बैंक में ऑफिसर हैं। उन्होंने भी मुझे मदद किया, बहुत ही अच्छा लगा उनसे बातें करके। काफ़ी एक्सपीरियंस पर्सन है, फिर भी वो तैयारी कर रहे हैं। मेरे ख्याल से मैंने तो पूछा नहीं, भूल गया मैं पूछना उनसे। शायद वो यूपीएससी का ईपीएफओ का एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसा मुझे लगा उनके, क्योंकि वो ऑलरेडी ऑफिसर हैं, फिर क्यों करेंगे। और काफ़ी मतलब मेरे से भी ज़्यादा एक्सपीरियंसड हैं, तो उनसे भी मिलकर मुझे बहुत काफ़ी अच्छा लगा। अब चलते हैं सॉल्यूशन के ऊपर। 14th नंबर क्या है? मीनिंग ऑफ बैथोस। मीनिंग ऑफ बैथोस का मतलब क्या बताया? तो बैथोस का मतलब बताया नहीं। देखो, इसका मतलब होता है अचानक पतन हो जाना। मतलब अगर आप सक्सेस की सीढ़ी पर चढ़ चुके हो अचानक, और अचानक पतन हो गया आपका किसी कारणवश, तो कहेंगे बैथोस। बैथोस का मतलब होता है अचानक पतन हो जाना। और फिर देखते हैं ये क्या है, फर्स्ट नंबर क्या है। तो फर्स्ट नंबर है बैरोक। बैरोक का मतलब होता क्या है? तो बैरोक का मतलब होता है विचित्र, काल्पनिक चीज़ें। और इसका एक और भी मैं बताया था, अगर याद हो, फ्लोरिड। ये है आपका वर्ड फ्लोरिड। तो फ्लोरिड का मतलब भी विचित्र और काल्पनिक होता है। तो ये दोनों हैं। तो बैथोस का तो ये है नहीं मीनिंग। नेक्स्ट आपका बी लिगर। बी लिगर का मतलब होता क्या है? तो बी लिगर का मतलब होता है, देखो, इसका मतलब होता है घेर लेना। और घेर लेने का एक और भी मैं बताया था क्या वर्ड, जिसको बोलते हैं बिसीज। बिसीज और बिलीगर दोनों सेम है, और दोनों का मतलब होता है घेर लेना। तो बैथोस, बैथोस का मतलब बताया अचानक पतन हो जाना, तो ये भी नहीं है। नेक्स्ट आपका ब्लैंड। ब्लैंड का क्या मतलब है? ब्लैंड का मतलब होता है नरम, मुलायम चीज़ों को बोलते हैं ब्लैंड। नेक्स्ट आपका एंटी क्लाइमैक्स। एंटी क्लाइमैक्स, क्लाइमैक्स का मतलब होता है क्या? आप बोलते हो कि इस मूवी का क्लाइमैक्स काफ़ी सैड था। इस मूवी का क्लाइमैक्स जो है वो आप इस तरीके से जज करते हो। तो क्लाइमैक्स का मतलब होता है एकदम ऊंचा ऊंचा चीज़, मतलब लास्ट का चीज़, समझ रहे हो? तो एंटी क्लाइमैक्स मतलब क्या? पीछे का चीज़, मतलब पतन बोल सकते हैं इसको। तो एंटी क्लाइमैक्स का मतलब भी होता है पतन होना। तो इसका क्या हो गया आपका? बैथोस का मीनिंग हो गया। तो ये इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अब जरा देखो 17 नंबर क्या है। 17 नंबर है 15th, क्वेश्चन नंबर 15 है ये आपका। 15th नंबर है मीनिंग ऑफ बिहेस्ट। बिहेस्ट का क्या अर्थ होता है? तो बिहेस्ट का मतलब आप क्या कह सकते हो? बिहेस्ट का मतलब होता है आज्ञा, आदेश जिसको बोलते हैं। तो ये बिहेस्ट का मीनिंग है। अब इसमें से पेन क्यों गिर रहा है? अब जरा देखो, 4 ऑप्शंस हैं। 4 ऑप्शंस में आपको ये बताने हैं कि बिहेस्ट मतलब आज्ञा किसका मीनिंग हो सकता है। तो ऑर्डर्स हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है। तो यही इसका क्या है? आंसर है। बर्न मतलब जलाना होता है, ये तो होगा नहीं। नेक्स्ट है आपका ब्रुक। ब्रुक का मतलब होता है टॉलरेट करना, बर्दाश्त करना।
तो ये इसका आंसर है नहीं। बार्ज, बार्ज का मतलब क्या होता है? तो बार्ज का मतलब होता है रश। रश मतलब समझते हो, रश इनटू जो बोलते हैं भीड़ में, मतलब क्या, ठेलते धकेलते हुए कहीं घुसना, बहुत ज़्यादा भीड़ भड़ाके में, तो वो रश बार्ज कहलाता है। तो इसका आंसर बिहेस्ट का मतलब था ऑर्डर्स। मतलब क्या इसका मतलब क्या, बिहेस्ट का मतलब और ऑर्डर्स का मतलब क्या बताया? तो इसका मतलब बताया आज्ञा या फिर आदेश। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है आपका मीनिंग ऑफ ब्लैंडिशमेंट। ब्लैंडिशमेंट का क्या मतलब होता है? ब्लैंडिशमेंट का मतलब होता है चापलूसी करना, कुछ पाने के लिए झूठी प्रशंसा करना जो कहते हैं उसको कहते हैं ब्लैंडिशमेंट। कुछ पाने की, मान लिया जाए कोई व्यक्ति आपकी कभी प्रशंसा ना किया हो और आपके सामने अचानक सा आ जाए और बहुत ही आपकी प्रशंसा करने लगे सबके सामने, और पता नहीं पीठ के पीछे वो क्या बोल रहा होगा किसी के सामने, आपके सामने बहुत ही एकदम चिकनी चिपड़ी बातें करे, तो आप क्या कहोगे? वो आपकी चापलूसी कर रहा है कुछ पाने के लिए। तो ब्लैंडिशमेंट का मतलब ही होता है कुछ पाने के लिए झूठी प्रशंसा करना। अब इन चारों ऑप्शन में देखेंगे कि कौन सा करेक्ट है। फर्स्ट है आपका फ्रैग्रेंट। फ्रैग्रेंट का मतलब सुगंधित होता है, गया काम से ये तो है नहीं इसका मीनिंग। नेक्स्ट है फ्लैटरी। फ्लैटरी का ही मतलब होता है क्या? झूठी प्रशंसा करना। फ्लैटरी का मतलब ये होता है झूठी प्रशंसा करना, और यही इसका क्या है, मीनिंग है। और प्रेज और फ्लैटरी में थोड़ा सा फ़र्क है। देखो, प्रेज जिसको बोलते हैं प्रशंसा करना, तो प्रेज और इसमें थोड़ा सा क्या फ़र्क है? प्रेज का मतलब होता है जेन्युइनली किसी की प्रशंसा करना, मतलब अपने दिल से करना, आपको अच्छा लगा हो तभी कर रहे हो। लेकिन फ्लैटरी का मतलब क्या हो गया, और ब्लैंडिशमेंट का मतलब क्या हो गया? चापलूसी करते हुए किसी की प्रशंसा करना, मतलब वो झूठी प्रशंसा है। तो ये थोड़ा सा फर्क था इन दोनों के बीच। तो फ्लैटरी और ब्लैंडिशमेंट आपस में सिनोनिमस है। नेक्स्ट ऑप्शन है फॉइल। फॉइल का मतलब होता है क्या? तो इसका मतलब होता है बाधा डालना। इसका मतलब होता है बाधा डालना। और एक और वर्ड आया था इसके लिए, बॉक। ये वर्ड है आपका बॉक। बॉक का मतलब होता है बाधा डालना, फॉइल। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर डी। ये तो फैट है। फैट के लिए एक वर्ड आया था, किसी को याद है क्या था? ब्यूक्सम। ब्यूक्सम एक वर्ड आया था, तो ये भी इसका आंसर नहीं होगा। तो आंसर क्या था आपका? तो इसका आंसर था बी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है? अ प्लेस वेयर एनिमल्स आर स्लॉटर्ड। देखो, ये आपका आ गया वन वर्ड सब्सटीट्यूशन में। तो अ प्लेस वेयर एनिमल्स आर स्लॉटर्ड, क्या अर्थ है, कौन सा वर्ड है इसमें से? तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है? अबेटोयर। अबेटोयर का क्या मतलब है? कसाई खाना। तो बिल्कुल ही इसका यही आंसर होगा। तो ये इसका क्या हो गया आंसर? जहाँ पर एनिमल्स को स्लॉटर किए जाते हैं, क्या किए जाते हैं? वध किए जाते हैं, काटे जाते हैं मार्केटिंग के पर्पस से, बेचने के पर्पस से, तो उसको बोलते हैं एबेटोयर, कसाई खाना जिसको बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड आपका अरेना। अरेना का मतलब होता है ऐसा प्लेस जहाँ पर कुश्ती किया जाता हो, अखाड़ा जिसको बोलते हैं कुश्ती के लिए, तो अरेना वैसे प्लेस को कहते हैं। नेक्स्ट है ब्यूरो। ब्यूरो का मतलब होता है बिल। चूहे और सांप के जो निवास स्थान होते हैं उसको बोलते हैं ब्यूरो। नेक्स्ट आपका कैश। ये कैश का मतलब होता है गोला बारूद छिपाने का जो जगह होता है उसको बोलते हैं कैश। तो ये सारे क्या थे? वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के पार्ट थे, लेकिन इसका आंसर क्या था? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18th जरा देख लो। ये है नर्सरी वेयर चिल्ड्रन ऑफ वर्किंग पेरेंट्स आर केयर्ड फॉर। मतलब क्या है कि कुछ ऐसा नर्सरी प्लेस होता है, छोटा सा कोई हॉल सा होता है, जिसमें क्या करते हैं, जितने भी वर्किंग पेरेंट्स होते हैं उसके जो बच्चे होते हैं, तो बच्चे को अगर देखभाल करने के लिए घर में कोई ना हो तो क्या करते हैं, वो वर्किंग प्लेस पर ही लेते जाते हैं जहाँ पर वैसा नर्सरी बना रहता है। तो वे लोग काम कर रहे होते हैं और बच्चे जो हैं उसके देखभाल करने वाले अलग होते हैं, और आराम से बच्चे खेल रहे होते हैं, इधर मज़े मस्ती में होते हैं। तो ऐसे जो नर्सरी होता है, वैसा जो प्लेस होता है, उसको क्या कहते हैं? तो आपको बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर क्या डिकेंटर होगा? बिल्कुल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि डिकेंटर का मतलब होता है शीशे का जो एक सुराही होता है, ग्लास। जैसे शराब पीते हो ना आप लोग, वैसे ग्रेजुएट हो हर कोई, कभी ना कभी ट्राई तो किए होगे, मैंने भी किया यार, छुपाने की क्या बात है। अब चलो देखो, डिकेंटर का क्या मतलब है। डिकेंटर का मतलब होता है कि बहुत ही सुंदर सा एक सुराही ग्लास, जो बहुत सुंदर लगता है, एकदम चीयर्स जो करते हो ना, चीयर्स ग्लास में, तो उसको बोलते हैं। वैसे अपने तो कभी किया नहीं वैसा, वो डायरेक्ट ही हो जाता है, तो वैसे डिकेंटर को कभी यूज़ नहीं किया, वो काफ़ी सुंदर होता है, तो इसको बोलते हैं शीशे की सुराही ग्लास। अब इतना इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में बैठे कि ये नॉर्मल ग्लास नहीं है, एक सुंदर सा ग्लास है, समझ रहे हो। ये इसको सीरियसली मत लेना, सर पियक्कड़ है ऐसा मत सोच लेना कभी। तो मैं कभी पीता नहीं, बस ट्राई किया हूँ कॉलेज के लाइफ में, हर कोई करता है एक बार। ये है आपका बी नंबर ऑप्शन। ये है ड्रे। ड्रे का मतलब होता है गिलहरी के रहने के जो घर होते हैं, गिलहरी जो पेड़ पर होते हैं अपने घर बना करके रहते हैं, तो उसको बोलते हैं ड्रे। तो गिलहरियों के रहने के घर जो होते हैं उसको ड्रे बोलते हैं। नेक्स्ट है एलिजियम। एलिजियम का मतलब होता है स्वर्ग लोक जैसा आरामदायक जगह। लेकिन ये जगह क्या कभी होता है?
ये तो काल्पनिक होता है। तो इस काल्पनिक जगह के स्वर्ग लोक जैसे जगह को, आरामदायक जगह को बोलते हैं एलिजियम। नेक्स्ट आपका क्रेश, ये कैश जो पहले वर्ड जो बताया कैश वो नहीं है, ये गोला बारूद छुपाने वाला जगह का नहीं है, ये क्रेश है। इस क्रेश इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये सिमिलर साउंड करता हुआ दोनों वर्ड है। क्रेश, क्रेश का मतलब होता है शिशु गृह, मतलब क्या बोल सकते हैं इसको, जहाँ पर चिल्ड्रन वर्किंग पेरेंट्स के जहाँ पर बच्चे खेल रहे होते हैं, जिसका केयर किया जाता है, तो उस क्रेश को बोलते हैं। तो इसका क्या हो गया आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर है क्रेश। अब जरा देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है, और एक और डाउट था आप लोगों का, काफ़ी लोगों ने कहा कि सर फर्स्ट टॉपर जो था वो 60 आउट ऑफ 60 लाया है और उन्होंने नाम बताने से मना किया। ये सही बात है, पर मना क्यों किया ये तो बात की बात है, उनकी पर्सनल बात है। लेकिन उन्होंने 20 मिनट्स कैसे लिए, जबकि टेस्ट 11 मिनट का है। आप भी ले सकते हो 20 मिनट, लेकिन पता है आप अगर 20 मिनट लोगे ना 11 मिनट से ज़्यादा, तो आपको आपका जो नाम है वो टॉपर में नहीं आएगा। आप 11 मिनट से क्या होता है, 11 मिनट से मान लीजिए आप 12 मिनट लेते हो, तो आपका टाइमर देखना, ऊपर में टाइमर चल रहा होता है, सब कोई देखे होगे। तो 11 मिनट जैसे एंड करता है तो फिर से शुरू हो जाता है 0 0 1 ऐसे करके 2 3, मतलब फिर से 11 मिनट आपका चलेगा आगे, फिर से क्लोज होगा, फिर से 11 मिनट चलेगा। तो 11 मिनट का ऐसे चलता है, और मेरा सारा डेटा मेरे पास कलेक्ट रहता है, कौन कितना एक्स्ट्रा टाइम लिया है, पहली बात। दूसरी बात क्या है कि जैसे आप लोग टेस्ट लिख रहे हो, तो मैं चेक कर सकता हूँ कि कौन से बंदे हैं जो टेस्ट को लिख रहे हैं, और किस तरह से आप लोग अटेम्प्ट कर रहे हो, वो मैं सारा कुछ देख सकता हूँ। हाँ, मैं उसमें चेंजिंग नहीं ला सकता, ये चीज़ है। मैं चाहूँ कि आपके आंसर और क्वेश्चन में चेंजिंग कर दूँ, तो बीच में नहीं कर सकता अगर आप एग्ज़ाम लिख रहे होते हो। तो ये सब आपका कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए मैं बताया कि आप 11 मिनट से ज़्यादा ले सकते हो, लेकिन आप कभी टॉपर में नाम नहीं आएगा आपका। मान लिया जाए कि आप 15 मिनट ले लिए और अगला बंदा 14 मिनट लिया है, तो क्या होगा, उसका रैंक पहले आ जाएगा आपसे। तो इस चीज़ का ख्याल रखना, टाइम ज़्यादा नहीं लेना है, 11 मिनट ही सबके लिए उचित है। इसके पीछे रखने का भी एक लॉजिक था मेरा कि क्यों ऐसा चाहता, तो 11 मिनट में ही क्लोज कर देता, आपका ऑटोमेटिक सबमिट हो जाता, लेकिन वैसा ऑप्शन है नहीं। जब मैं दूसरे कंपनी से अगर टेस्ट बनवाता हूँ तो काफ़ी महंगा है, और ये सस्ते वाले से मैं काम चला रहा हूँ, और यही बहुत सुंदर है। उसमें काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें, सेटिंग वेटिंग उसका बहुत ये होता है। मैं पैसा वेस्ट भी किया हूँ उसके ऊपर, और मुझे ठगा भी है, जिसको बोल सकते हो कि मैं ठगाया भी हूँ इसमें। तो कोई नहीं, चलिए देखते हैं ये आपका 19th नंबर क्या कह रहा है। 18 हो गया ना आप लोगों का, 18 आपका हो गया, यस। 19th नंबर देखो क्या है, ये कह रहा है अ वुडन बॉक्स फॉर रैबिट्स, मतलब रैबिट्स के जो रहने के जो वुडन बॉक्स बनाया जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं। तो क्या बोलते हैं इन चारों में से, ज़रा देखो। तो इसका ऑप्शन क्या है, इन्फर्मरी। इन्फर्मरी होता क्या है, तो ये जो आप लोग देखते हो ना ओल्ड एज होम, मतलब अ होम फॉर ओल्ड पर्सन, जो अपने माँ बाप को दूर भेज देते हैं अपने से ओल्ड एज होम में रहने के लिए, तो वैसे प्लेस को बोलते हैं इन्फर्मरी। ऐसा कभी किसी इंसान को नहीं करना चाहिए, भले ही माँ बाप बहुत गलत हों, आपके साथ बहुत गलत किया है, लेकिन फिर भी नहीं करना चाहिए। इसलिए क्योंकि आपके बीच और आपके माता पिता के बीच बहुत सारे जनरेशन का फ़र्क होता है, काफ़ी एज का फ़र्क होता है। हो सकता है आपकी मानसिकता उनके मानसिकता से मैच ना करे। इसका मतलब ये नहीं कि आप झगड़े कर लो, इसका मतलब ये नहीं है कि उनके थोड़े से गलती की वजह से आप उनके मरते मरते दम तक आप उनसे बद्दुआ लो, ऐसा कभी नहीं करना। माँ बाप गलत भी हैं तो उनको प्यार जरूर देना बुढ़ापे में। अब जरा देखते हैं, इन्फर्मरी हो गया आपका, समझ गया। नेक्स्ट आपका हज, बी नंबर हज है। हज का क्या मतलब होता है, तो हज का यही मतलब होता है कि अ वुडन बॉक्स फॉर रैबिट्स, मतलब इसका आंसर क्या है, यही है। नेक्स्ट आपका मिनाजरी। मिनाजरी का क्या मतलब होता है, तो मिनाजरी का मतलब होता है अ प्लेस फॉर वाइल्ड एनिमल्स एंड बर्ड्स, मतलब सेंचुरी जिसको बोलते हैं। तो सेंचुरी और फिर मिनाजरी दोनों एक ही है, मतलब जंगली जानवर और पक्षियों का जो रहने का प्लेस होता है वो उसको बोलते हैं मिनाजरी। नेक्स्ट आपका मॉर्ग्यू। मॉर्ग इसको बोलते हैं, मॉर्ग भी बोलते हैं, मॉर्ग्यू भी बोलते हैं, मॉर्ग ज़्यादा सुटेबल होता है। तो मॉर्ग जो होता है ये है आपका मुर्दा घर, तो ये तो इसका आंसर है नहीं, क्या इसका है ऑप्शन नंबर बी। अब चलते हैं दूसरा, 20th है ये, हाँ ये है पोर्टेबल, अ पोर्टेबल केस फॉर होल्डिंग पेपर्स, मतलब ऐसा केस मतलब समझते हो ना, केस मतलब वो कारक वाला हिंदी वाला ग्रामर वाला केस नहीं, और इस केस का मतलब केस किसी के अगेंस्ट आप फाइल करते हो तो वो भी केस वाला नहीं है। इस केस का मतलब सूटकेस वाला केस। सूटकेस होता है एक जिसमें क्या होता है, पोर्टेबल होता है, मतलब हाथ में कैरी किया जा सकता है, और इसमें क्या रखे जाते हैं, मैप्स रखे जाते हैं, कुछ पेपर्स रखे जाते हैं, बड़े बड़े पेपर्स रखे जाते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं। तो ज़रा देखो कहीं भी आपको इसमें दिखाई दिया पोर्टेबल से रिलेटेड कोई पोर्ट वर्ड, बिल्कुल यहाँ पर है
तो पोर्टफोलियो बोला जाता है। ये आपका राजनीति में भी बहुत सारा ये यूज होता है, लेकिन फिलहाल अभी आप इसका मीनिंग यही याद रखो, पोर्टफोलियो बोलते हैं उसको, वैसे केस को, वैसे सूटकेस को बोलते हैं पोर्टफोलियो। नेक्स्ट ये आपका ऑप्शन नंबर, तो मतलब इसका आंसर क्या है, बी नंबर। फर्स्ट ऑप्शन था आपका स्टाई। स्टाई का मतलब होता है क्या, पिग्स के रहने वाले प्लेस, प्लेस फॉर पिग्स जिसको बोलते हैं, सूअरों को रखने का जो जगह होता है उसको स्टाई बोलते हैं। देखे होंगे आप लोग, छोटे छोटे घर होते हैं इसके। नेक्स्ट आपका स्कैबर्ड। स्कैबर्ड का मतलब होता क्या है, इसका मतलब होता है म्यान। म्यान का मतलब क्या, पड़न रहन दो म्यान है ना, जिसको बोलते हैं जात ना पूछो साधु की पूछ लीजिए ज्ञान, तो मोल करो तलवार से पड़न रहन दो म्यान। तो उस तरह का जो म्यान होता है, मतलब तलवार को रखने का जो एक बनाया होता है केस, वो भी बहुत अच्छा से बनाया होता है तलवार के शेप में, तो उसको बोलते हैं म्यान, और उसी का इंग्लिश होता है स्कैबर्ड। दूसरी बात, ये आपका नेक्स्ट है आपका स्कलरी। स्कलरी का मतलब होता है बर्तन मांजने का जो जगह होता है उसको स्कलरी बोलते हैं। बड़े बड़े लोगों के घर में होता है, आप लोग भी बड़े घर से बिलोंग करते होंगे। अब चलिए देखिए 21 नंबर क्या है। 21 नंबर है, आगरा कॉलेज इज़ अफिलिएटेड द BR अम्बेडकर यूनिवर्सिटी। कहने का क्या मतलब है कि अफिलिएटेड के साथ कौन सा फिक्स्ड प्रीपोजिशन आएगा आपका, ये आपको बताना है। तो अफिलिएटेड, तो ज़रा देखो क्या इसका बात क्या है इसके अंदर, अब ज़रा देखते हैं। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर होगा अफिलिएटेड के साथ विद नहीं। अगर किसी यूनिवर्सिटी से अफिलिएटेड है तो विद नहीं होगा, क्या होगा, टू होगा, अफिलिएटेड टू। तो इसका आंसर क्या होगा, टू। अब जरा हम लोग देखेंगे कि जब भी हम लोग अफिलिएशन की बात करें और अगर यूनिवर्सिटी से, किसी बोर्ड से किसी का संबंध है, कोई स्कूल का संबंध है, किसी कॉलेज का संबंध है और उसे अफिलिएशन उसको मिला है, तो उसके साथ आपका टू आता है। और जब कोई पार्टी पॉलिटिक्स का दल से रिलेशन रखता है, मान लिया जाए एनडीए है आपका, एनडीए में कौन कौन है, बीजेपी है, शिवसेना भी, ये जो भी पार्टी थी ये भी थी पहले उसके अंदर, एनडीए के अंदर, तो कह सकते हैं, और एनडीए में जो भी पार्टी है तो उसको कह सकते हैं कि मान लिया जाए शिवसेना की बात करते हैं, तो शिवसेना जो है वो अफिलिएटेड विद है, ना कि टू। तो पार्टी पॉलिटिक्स में जो दल होता है, जो पार्टीज होती हैं, तो उससे रिलेटेड आप जो यूज करोगे वो अफिलिएट के साथ, अफिलिएशन के साथ विद यूज करोगे, और जो कॉलेज और बोर्ड से अफिलिएशन होता है उसको उसके साथ टू यूज़ करोगे। तो यहाँ पर यूनिवर्सिटी वाली बात थी, तो इसमें हम लोग अफिलिएटेड टू कहेंगे। तो ये दोनों में ये फ़र्क था, समझ गए, इसका आंसर बी होगा, ये भी समझ गए। अब जरा देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 22 नंबर, ये कह रहा है आपका, ही हैज़ नो सर्वेंट टू अटेंड हिम इन ओल्ड एज। मतलब बुढ़ापे में उनके पास कोई भी सर्वेंट नहीं था, क्या करने के लिए, जाहिर सी बात है सेवा करने के लिए। तो सेवा करने का क्या इंग्लिश होता है, तो उसका इंग्लिश होता है, अटेंड के साथ कौन सा फिक्स्ड प्रीपोजिशन आता है, ये बता दो। बहुत लोगों ने क्या गलती करा है मैं बताता हूँ, मैंने बात करी है आज कुछ लोगों से। लोगों ने कहा कि सर मैं सारा कुछ तो वीडियो से देखा, लेकिन सर फिक्स्ड प्रीपोजिशन का मैंने PDF से तैयार किया, और वो क्या किए, 4 में से कोई 3 गलत किया है, कोई 4 का चारों गलत कर दिया है। तो भाई PDF से आप वोकैबलरी अगर पढ़ते हो तो ज़्यादा दिन तक नहीं टिकेगा दिमाग में, पहली बात। और PDF से आप रिवाइज़ करोगे तो बोर हो जाओगे, ज़्यादा से ज़्यादा दूसरी बार रिवाइज़ करोगे, तीसरी बार, अब 4, 5, 6 बार रिवाइज़ उससे करोगे तो बोर हो जाते हो। तो इसलिए मैं हमेशा बताता हूँ कि जो सुबोपली फार्मूला बताया था उसमें जो सु वर्ड है, सुनने का वर्ड है, मतलब लिसनिंग का वर्ड है, वही ज़्यादा वर्क अच्छा से करता है आपको वोकैबलरी सिखाने के लिए। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा बार रिवीजन अगर करने हैं तो लिसनिंग के थ्रू करो। PDF है क्या, PDF है आपका शॉर्ट नोट्स टाइप का, कि कल एग्जाम है तो आज पढ़ के चले जाओ, लेकिन पूरे उसी से तैयारी करे हो तो वो थोड़ा सा आपको नुकसान पहुंचा सकता है। आपको लिसनिंग ज़्यादा से ज़्यादा बार करना है, और नोट्स जो आप लोग बना रहे हो हर एक वर्ड का, तो फिर बुक क्यों खरीद रहे हो, फिर बुक करो, आपके नोट्स में फ़र्क क्या है, एकदम लंबी चौड़ी मोटी बुक बना दो एक नोट्स का, तो कोई फ़ायदा नहीं है। आप नोट्स को उसी को बनाओ जिस वीडियो को आप 3, 4, 5 बार रिवाइज कर चुके हो, कॉन्फिडेंस लगने लगा कि हाँ इस वीडियो में से 2-4 ऐसे वर्ड हैं जो आपको प्रॉब्लम करेंगे ही करेंगे, बस उसको सिर्फ लिख करके रखो। ये अगर मेरा नोट्स अगर आप लोग देखोगे, जो मैं 4-5 बुक्स को पढ़ कर ये नोट्स बनाया हूँ, वो ज़्यादा होगा तो 250 पन्ने का होगा, उसमें मैं कम से कम 7-8 बुक से बनाया हूँ नोट्स। तो उसमें क्या है कि एकदम जिसको बोलते हैं ना क्रक्स पूरे बुक्स का, तो उतने पेज में मैं निपटा दिया हूँ। तो आप लोग कोशिश करो कि ये जो SP बख्शी का बुक है वो 100 पन्ने से भी कम में आपका निपट जाए अगर नोट्स बनाते हो तो। और दूसरी बार जब रिवीजन का नोट्स बनता है, कैसे बनता है, मान लिया जाए एग्जाम आपका 10 दिन के बाद है, आज बनाना शुरू किए हो, अब क्या नोट्स बनाना शुरू किए हो, तो वो जो 100 पन्ने का नोट्स पहले बना रखे हो पहले के रिवीजन के टाइम में, और एग्जाम से पहले जो बनाते हो, आप बस 4 पन्ने से ज़्यादा मत होने देना।
ताकि आपका वो पोर्टेबल हो, आप हाथ में आप कैरी करके ले जा सकते हो एग्ज़ाम हॉल तक। कई लोगों को आप लोगों ने देखा होगा कि एग्ज़ाम हॉल तक क्या पढ़ते रहते हैं, 2-4 पन्ना, मैं भी बहुत करता था ऐसे। तो वो जो पूरे 6 महीने का जो सेमेस्टर में का एग्ज़ाम होता था, उसमें 6 महीना जितना पढ़ा था ना, उसको मैं 10 पन्ने 12 पन्ने में पूरे सब्जेक्ट को कवर कर लेता था और वही कैरी करते हुए रास्ते में भी जाता था, एग्ज़ाम हॉल तक भी जाता था। तो ये तरीके होते हैं आपका नोट्स बनाने का। और नोट्स 2-3 फेज़ में बनाया जाता है। फर्स्ट फेज़ में आपका 100 पेज का आया, सेकंड फेज़ में अगर बनाना चाहो तो आप 40 पेज में बनाओ, और जब लास्ट में एग्ज़ाम से पहले बनाते हो तो 4 पन्ने में बनाओ। इस तरीके से बनाने चाहिए। फिर ज़रा देखो क्या है, फिर यहाँ पर सेवा करने का जो सेंस है, तो इसके साथ कौन सा फिक्स प्रीपोजिशन आता है ये ज़रा देख लो। तो इसके साथ आता है क्या, टू, नहीं, ये नहीं आता है। क्या आता है, फॉर, बिल्कुल ये भी नहीं आता। तो क्या आता है, क्या विद आता है, अटेंड विद, ये भी नहीं आता है। क्या आता है, अटेंड अपॉन, अटेंड अपॉन आता है। और अटेंड अपॉन का क्या अर्थ होता है, तो अटेंड अपॉन का मतलब होता है सेवा करना। और अगर अटेंड के साथ आप टू लगा देते हैं, फर्स्ट वाला ऑप्शन, तो अटेंड टू का क्या अर्थ होता है, इसका मतलब होता है ध्यान देना। मान लिया जाए कोई आपको कोई एडवाइस दे रहा है, तो उस पर अगर आप ध्यान देते हो तो आप कहलाते हो अटेंड टू किया। लेकिन किसी की सेवा करने के संदर्भ में अटेंड यूज होता है तो उसके साथ अपॉन यूज होता है, और अटेंड अपॉन का मतलब होता है सेवा करना। नेक्स्ट क्या है, 23rd नंबर, ये है आपका आई अप्राइज्ड हिम, मतलब मैंने उसे क्या किया, इन्फॉर्म किया। तो अप्राइज्ड के साथ कौन सा वर्ड आता है, कौन सा फिक्स्ड प्रीपोजिशन आता है किसी को इन्फॉर्म करने के सेंस में, किसी को जानकारी देने के सेंस में, तो वो आपको बताना है। आई अप्राइज्ड हिम द सीरियस फूड सिचुएशन इन द स्टेट, जो स्टेट में बहुत सीरियस सिचुएशन हो रखा है फूड को लेकर के, फूड क्राइसिस को लेकर के, तो उसके बारे में मैंने क्या किया, किसी को अप्राइज किया, किसी को इन्फॉर्म किया। तो अप्राइज के साथ यहाँ पर क्या आना है, तो अप्राइज के साथ आपका क्या आता है, विद, नहीं, अबाउट, ये भी नहीं, टू, ये भी नहीं। अप्राइज के साथ ऑफ आता है, और अप्राइज ऑफ का मीनिंग होता क्या है, तो इसका मतलब होता है किसी को इन्फॉर्म करना, सूचना देना। अब जरा देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24th क्या कह रहा है, इंडिया इज़ अफ्लिक्टेड एक्सट्रीम पॉवर्टी। अब जरा देखते हैं ये क्या कह रहा है कि इंडिया जो है वो बहुत ज़्यादा पॉवर्टी से क्या हो रहा है, पीड़ित हो रहा है, गुजर रहा है। तो अफ्लिक्टेड, अफ्लिक्टेड के साथ यहाँ पर क्या आना चाहिए, तो अफ्लिक्टेड के साथ आपका इन आता है नहीं, इनटू आता है नहीं, टू आता है नहीं, विद आता है। अफ्लिक्टेड विद का मतलब होता है कि किसी डिजीज़ या किसी प्रॉब्लम से पीड़ित होना, उससे गुजरना। तो ये भी देख लिया आप लोग। नेक्स्ट क्या है 25th नंबर, ये है आपका मीनिंग ऑफ बेटेड ब्रीथ। बेटेड ब्रीथ का मतलब बहुत ही सुंदर तरीके से इस इडियम को मैं चर्चा किया हूँ, इसका ओरिजिन बताया हूँ। तो इसका मतलब होता है क्या है, तो बेटेड ब्रीथ का मतलब होता है सांसें थम जाना। और सांसें कब थमता है ये भी जानते हो, जब आप बहुत परेशान होते हो, चिंतित होते हो, या फिर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हो, जैसे वर्ल्ड कप चल रहा हो पाकिस्तान के साथ, और फाइनल में दोनों खेल रहे हैं, इंडिया और पाकिस्तान, और दोनों का जब बराबरी सिचुएशन हो जाता है, टाई होने जैसा सिचुएशन आ जाता है, तो आप काफ़ी एक्साइटेड होते हैं, आपकी सांसें थम सी जाती हैं। तो वैसे सिचुएशन को बोलते हैं बेटेड ब्रीथ, सांसें थम जाना। अब जरा देखते हैं क्वेश्चन, ये इसका ए, टू डू हेवी एक्सरसाइज, नहीं, इसमें सांसें थमता नहीं, सांसें तेज़ हो जाता है। तो सांसें थमना भी एक तरह का क्या है आपका इडियम है, उसका साफ साफ मीनिंग नहीं है। सांसें थमने का मतलब है कि आप एक्साइटेड हो, काफ़ी चिंतित, आप परेशान हो, तब आपकी सांसें थमी हैं। फिर इन एंग्जाइटी, तो क्या ये इसका आंसर होगा, बिल्कुल यही आंसर होगा। मतलब क्या है कि इन एंग्जाइटी मतलब आप जब परेशान होते हो तभी आपके जो सांसें होती है वो थम सी जाती हैं। तो इसका आंसर बी होगा। टू रन फास्ट नहीं, इन एंग्री ये भी नहीं, तो इसका आंसर बी था आपका। 26 नंबर देखो क्या है, बी इन वंस बोनेट, क्या है इसका मतलब, बी इन वंस बोनेट का मतलब, तो इसका मतलब होता है क्या, टू वेयर योर हैट, नहीं, ये होता है टू गेट एन अवार्ड, ये भी नहीं, टू बी जेलस, तो ये भी नहीं होता है, टू बी फसी, फसी का क्या मतलब होता है, कोलाहल पूर्ण जिंदगी। तो बी इन वंस बॉनेट का मतलब होता है बिल्कुल लड़ाई झगड़े से भरा हुआ जो ज़िंदगी होता है उसको बोलते हैं क्या, उसको बोलते हैं टू बी फसी और फिर बी इन वंस बॉनेट। तो इसका आंसर आपका यही होगा। फस का क्या मतलब होता है, फस होता है ना, कुछ लोगों को तनिक सा ज़रा बात बोल दो तो वो पूरा फस क्रिएट कर देते हैं, बिल्कुल कोलाहलपूर्ण कर देते हैं, हो हल्ला करने लगते हैं, अपना चिंता व्यक्त करने लगते हैं एकदम भारी भरकम तरीके से। तो ऐसी चीज़ों को फस बोलते हैं, फसी कहते हैं, टू बी फसी। ये भी समझ गए। अब जरा देखो क्वेश्चन नंबर 27 क्या है,
ये भी आपका इडियम बाइट द डस्ट। बाइट द डस्ट का क्या मतलब होता है? तो इसका मतलब होता है बुरी तरह से हार जाना। तो क्या टू फॉल डाउन मतलब गिर जाना होता है? बिल्कुल नहीं। थोड़ा सा लग रहा है कि ये हो सकता है, लेकिन ये नहीं है। क्या टू फाइट मतलब क्या वॉर करना, एक दूसरे से झगड़े करना? ये भी नहीं होता है। टू इन्वॉल्व इन ए वॉर बहुत ज़्यादा युद्ध में इन्वॉल्व होना, ये भी नहीं होता है। तो इसका मतलब होता है क्या? टू बी डिफीटेड मतलब क्या? बुरी तरीके से हार जाना। तो ये कहलाता है बाइट द डस्ट। ये भी आंसर देख लिए, ऑप्शन नंबर डी होगा इसका। नेक्स्ट क्या है आपका? 28 नंबर है जी। 28 नंबर है, ये कह रहा है ब्लू स्टॉकिंग। ब्लू स्टॉकिंग का क्या मतलब? इसको तो मैं काफ़ी अच्छे से एक पिक्चर के थ्रू आपको बताया था ब्लू स्टॉकिंग पैदा कैसे लिया। तो इसका मतलब क्या होता है? पेडेंटिक लेडी। पेडेंटिक लेडी मतलब काफ़ी एजुकेटेड और नॉलेजेबल हों, लेकिन वो शो ऑफ बहुत करती हैं अपने नॉलेज का, अपने एजुकेशन का। तो ऐसे लेडी को बोला जाता है ब्लू स्टॉकिंग, है ना। अब नेक्स्ट आपका बेलिजरेंट लेडी, झगड़ालू लेडी, तो ये भी नहीं है इसका। टॉकेटिव लेडी जो बहुत बातें करती है, ये भी नहीं है। ग्रीडी लेडी, लालची लेडी, ये भी नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर ए, यही इसका सटीक आंसर है। जिसके पास नॉलेज होता है, हमेशा याद रखना, आप लोग जानते होंगे एक कहावत, अधजल गगरी छलकत जाए। हिंदी में बताया, इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? एन एम्प्टी वेसल मेक्स मच नॉइज। मतलब अधजल गगरी, जो गगरी होती हैं आधी भरी होती हैं, वो ज़्यादा छलकती हैं। तो कहने का मतलब है कि नॉलेज जो है, नॉलेज लोगों को विनय बनाता है, विनम्र बनाता है। विद्या ददाति विनयम। तो एजुकेशन प्राप्त करना और विद्या प्राप्त करने में थोड़ा सा फ़र्क है। एजुकेशन यार, हम तो तोते को भी बना सकते हैं। वो कभी भी अपने नॉलेज के ऊपर घमंड नहीं कर सकता जो व्यक्ति विद्या को प्राप्त किया है, क्योंकि विद्या ददाति विनयम। विद्या जो है वो विनय को लाती है आपकी ज़िंदगी में। तो विनम्र बनो, तब कहलाता है कि आप एक तरह से एजुकेटेड हो, असली में एजुकेटेड। एजुकेशन का मतलब ये नहीं है कि फ्रस्ट्रेशन वाली ज़िंदगी बिताओ और काफ़ी लड़ाई झगड़े करो, कुछ भी समझदारी आपके अंदर नहीं है, बस बुक को पलट पलट करके आप इतने कुछ सीख चुके हो, जैसे मानो कि बिल्कुल तोते बन चुके हो, रट्टा मार करके सारा चीज़ कर रहे हो, बहुत बड़ी नौकरी भी लग जाए। आप लोग सुने होंगे कि कई आईएएस ऑफिसर ने, एक आईएएस ऑफिसर नाम मुझे नहीं याद, वो जब सुसाइड किए थे तो वो एक वीडियो बनाया था उन्होंने और जारी भी किया था मरने से पहले। तो उनके ज़िंदगी में शांति नाम का चीज़ था नहीं, इसलिए उन्होंने सुसाइड कर लिया। और सुशांत सिंह राजपूत का जहाँ तक केस है, ये सुसाइड हो ही नहीं सकता, मैं मान ही नहीं सकता, क्योंकि जो भी इंसान मरता है ना, अक्सर 99% लोग एक सुसाइड नोट लिख करके जाते हैं, लेकिन इन्होंने कुछ भी नहीं हिंट किया। इसका पीछे का रीज़न हो सकता है मर्डर। तो कहने का मतलब है कि एजुकेशन प्राप्त कर लेना काफ़ी नहीं है। आपके अंदर अगर विनम्रता ना आए तो समझना कि आप विद्या प्राप्त करे ही नहीं हो, आप एजुकेशन प्राप्त करे हो, वो भी रट्टा मार करके। तो ज़िंदगी को सम और विषम परिस्थितियों में आपको बिल्कुल समान रखने हैं और इसी तरीके से ज़िंदगी जियो। तो ब्लू स्टॉकिंग का क्या अर्थ था? ब्लू स्टॉकिंग का अर्थ था पेडांटिक लेडी, दिखावा जो करती है लेडी एजुकेशन और नॉलेज का, वैसे लेडी को बोलते हैं ब्लू स्टॉकिंग। कैसे पैदा लिया ये मैं तो वीडियो में बता चुका हूँ, अभी बताऊँगा तो वीडियो पता चला 2-3 घंटे का हो गई। अब जरा चलते हैं 29 नंबर क्वेश्चन में। इसमें क्या फ़र्क है, इसमें एरर क्या है, ये फाइंड आउट करना था आपको। तो यहाँ था ऑफ ऑल द मॉडल्स, इसमें कुछ गलती है? कोई भी गलत इसमें नहीं है। ऑफ ऑल द मॉडल्स मतलब सारे मॉडल्स में से, इसका ये मीनिंग हुआ सारे मॉडल्स, जितनी भी मॉडल्स थी वहाँ पर प्रेजेंट, उसमें से लिली इज़, इसमें भी कोई गलती नहीं है, लिली है, ये भी नहीं है। द मोर गुड लुकिंग वन मतलब सबसे अच्छी लुकिंग वाली क्या थी, तो इसमें से कौन सा गलत है? तो आपको बताओ, ए में गलती है नहीं, बी में है नहीं, नो एरर भी इसमें नहीं है, इसमें कोई ना कोई गलती है, तो बताना है आपको एरर है क्या। तो सी में गलत है, इसका आंसर आपका सी होना चाहिए, मतलब ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। और इसमें एरर है क्या, ये फाइंड आउट करेंगे। तो ज़रा देखो, इसमें मोर वर्ड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पर मोस्ट होगा, तो फिर मोस्ट क्यों होगा, ये भी जानना चाहिए आपको कि मोर नहीं होगा, मोस्ट होगा, फिर मोस्ट होगा क्यों। तो एक ग्रामर का रूल यहाँ पर याद कर लो कि जब भी मोर तो कंपैरेटिव डिग्री है, मोस्ट क्या है, सुपरलेटिव डिग्री। तो कंपैरेटिव डिग्री मतलब कंपैरिजन करते हैं आप, तब यूज करते हैं कंपैरेटिव डिग्री का, मोर का। और कंपैरिजन अक्सर दो लोगों में जब होता है तब वहाँ पर क्या करते हैं, मोर का यूज करते हैं। और अगर दो से ज़्यादा लोगों में अगर आपको कंपैरिजन करना हो तो वहाँ पर मोस्ट यूज होता है। तो ख्याल रखना, अगर बेटर का यूज़ करते हो, मोर ब्यूटीफुल का यूज़ करते हो, इस तरीके से जो कंपैरेटिव डिग्री यूज़ करते हो, वो इन जनरल दो ही लोगों के बीच कंपैरिजन होता है, तभी मोर का यूज़ करते हो। और मोस्ट का मतलब
क्या कि बहुत सारी वहाँ पर लोग हैं, उसके बीच कंपैरिजन कर रहे हो। तो लिली का कंपैरिजन सारे मॉडल से किया गया है, ऑफ ऑल द मॉडल्स, इसलिए यहाँ पर मोर नहीं मोस्ट होना चाहिए। ये आप रूल सीख गए। अब चलते हैं सबसे विवादित क्वेश्चन जिसमें आप लोग फंसे थे। और ये गूगल वाले जो भैया लोग हैं ना, जो बनाते हैं क्वेश्चन को, वो क्या होते हैं पता है, वो कहीं सुनी बातें को लेकर के वो आंसर को छाप देते हैं और वो बहुत बड़ी गलती करते हैं। ये क्वेश्चन फर्स्ट टाइम अपीयर जो हुआ था वो एक बैंक के एग्ज़ाम में हुआ था, शायद आपका 1999 या कब का क्वेश्चन है ये, मुझे याद नहीं। बैंकिंग में फर्स्ट टाइम ये अपीयर हुआ था, बाद में एसएससी ने भी शायद अडॉप्ट किया था, मुझे ख्याल नहीं है। तो अगर एसएससी ने दिया है और अगर एसएससी ने आंसर इसको 4 की जगह पर ए दे ऑफ दे दिया है, तो एसएससी भी बहुत बार गलती करता है। एसएससी बोर्ड जो है वो बहुत बार गलती करता है। कई बार देखा गया है, पिछले बार 4 साल के पहले उस क्वेश्चन का आंसर कुछ और था, इस बार उन्होंने आंसर कुछ और भी जारी किया, तो इस तरीके से गलती किया है। लेकिन एक टीचर का क्या कर्तव्य होता है कि क्या वही चीज़ फॉलो कर लो जो ऊपर वाले ने कह दिया? तो फिर बैंकिंग वाले ने क्यों कहा कि यहाँ पर 4 करेक्ट है? तो मैं बताता हूँ, इसका सारा प्रूफ दूंगा अभी कि ये गलत क्यों है। तो जरा देखो, यहाँ पर कोई गलती नहीं है। द मिनिस्टर फॉर एजुकेशन कोई गलत नहीं है। आप बोल सकते हो द मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन, वो भी करेक्ट है, लेकिन किस प्रीपोजिशन, किस बुक के प्रीपोजिशन वाले चैप्टर में दिया है कि यहाँ पर 4 नहीं होगा, ऑफ ही होगा, सिर्फ ऑफ ही होगा? क्या एजुकेशन के लिए वो मिनिस्टर नहीं है? सिर्फ एजुकेशन का मिनिस्टर है, के लिए नहीं है? है, के लिए भी है, ऑफ भी है, मतलब का भी है। तो यहाँ पर इसमें कोई गलती नहीं है। अभी मैं प्रूफ दिखाऊंगा आप लोगों को, ज़रा देखना ध्यान से। अब इसमें चेक करते हैं कि गलती है क्या। अच्छा, द मिनिस्ट्री, द एजुकेशन मिनिस्टर भी बोल सकते हैं, द एजुकेशन मिनिस्टर भी बोल सकते हैं, और लेकिन 4 यहाँ पर गलत नहीं है, 4 यहाँ पर करेक्ट है। अगर 4 गलत होता तो हम तरह तरह के चीज़ें को बताते कि हाँ इसमें क्या होना चाहिए था, द एजुकेशन मिनिस्टर भी होना चाहिए था, द मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन भी होना चाहिए था। ये सब सारे करेक्ट हैं और 4 भी करेक्ट है आपका। अब जरा देखते हैं, वह मेंटली रेफ्यूज्ड। अब यहाँ पर गलती क्या है? रेफ्यूज तो आपका वर्ब है और इसके पहले वह मेंटली आया है, मतलब जोरदार तरीके से उन्होंने रेफ्यूज किया है, तो इसके पहले एडवर्ब आया है, तो ये भी गलत नहीं है। लेकिन रेफ्यूज में ही कुछ गलती है, ये आपका वोकैबलरी से रिलेशन था इसका, और वोकैबलरी से ही इसमें कुछ गलतियाँ थीं। अब मैं बता रहा हूँ कि क्या गलती है इसमें, रेफ्यूज क्यों नहीं होना चाहिए। तो मैं बताता हूँ, रेफ्यूज के बदले यहाँ डिनाइड होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था? डिनाइड होना चाहिए था। जो बैंकिंग वाला एग्ज़ाम का जो आंसर की जारी हुआ था उसमें साफ साफ लिखा है कि यहाँ पर रेफ्यूज़ नहीं होना चाहिए था, गलती यहाँ पर है। और शायद ये शायद एसएससी में पूछा है या नहीं पूछा है, लेकिन जो भैया लोग हैं ना, भैया लोग मतलब समझते हो, वो 18 ईयर्स क्रॉस कर जाते हैं, इंटर पास कर जाते हैं, और वो क्या कर देते हैं, कोचिंग और ट्यूशन खोल देते हैं। कोई एक्सपीरियंस नहीं होता उसके पास पढ़ाने का, कोई इंग्लिश का उनका तजुर्बा नहीं है, बस एक बुक को पढ़ा, कोचिंग खोल दिया। तो वैसे लोग क्या करते हैं, रेफ्यूज, वैसे लोग अडॉप्ट कर लेते हैं कि हाँ कि माना एसएससी ने ऐसा कह दिया तो हम भी मान लेते हैं। लेकिन एसएससी ने माना है कि नहीं, ये क्वेश्चन एसएससी में पूछा गया कि नहीं, ये मुझे नहीं पता, लेकिन मैं एक अनुमान कर रहा हूँ कि अगर 4, 5, 6 लोगों ने गूगल में ऐसा अपने अपने वेबसाइट पे डाल रखा है कि नहीं एरर ए में है, तो इस हिसाब से मैं बता रहा हूँ। खास करके एसएससी अड्डा में मैं बताना चाहता हूँ कि अगर एसएससी अड्डा में जो भी क्वेश्चन सेटर होगा और अगर इसको गलत ठहरा दिया तो मानता हूँ कि क्वेश्चन सेटर गलत होगा, लेकिन अगर कोई वीडियो में कोई टीचर पढ़ा दिया है तो गलत किया है ना फिर। और तो वो ऐसा नहीं करना है आप लोगों को। रिफ्यूज़ की जगह पर डिनाइड होना चाहिए था। क्यों होना चाहिए था ये मैं बता रहा हूँ, क्योंकि जब भी अगर आपको कोई ऑफ़र दे या फिर डिमांड देता है तो कोई गिफ्ट कर देता है, मान लिया जाए मैंने आपको कुछ गिफ्ट किया, तो आप क्या डिनाई करते हो? नहीं, आप उस वक्त क्या करते हो, रिफ्यूज़ करते हो। तो रेफ्यूज़ का यूज कहाँ होता है? जब कोई डिमांड करे और फिर ऑफ़र दे और फिर गिफ्ट दे, तो उस टाइम आप जब क्या करते हो, अस्वीकार कर देते हो, गिफ्ट को मना कर देते हो लेने से, तो रेफ्यूज़ कहलाता है। लेकिन यहाँ पर डिनाई क्यों होगा? क्योंकि जब भी किसी आरोप का आपके ऊपर कोई आरोप लगा है, अभियोग लगा है, जैसे इस द मिनिस्टर फॉर एजुकेशन के ऊपर एलिगेशन लगा है, आरोप लगा है किस चीज़ का, कि उसने क्या किया था, ही हैड टेकन ब्राइब्स, उसने ब्राइब्स लिया था, घूस लिया था। तो उसको वो क्या कर रहा है, वो अस्वीकार नहीं कर रहा है, रिफ्यूज़ नहीं कर रहा है, वो सीधा इनकार कर रहा है, खंडन कर रहा है उस बात का। तो डिनाई का मतलब होता है खंडन करना। डिनाई का मतलब खंडन करना, इनकार करना, लेकिन रिफ्यूज़ का मतलब क्या होता है, अस्वीकार करना, मना करना। तो इस चीज़ का आप लोग ख्याल रखना, गलती यहाँ बी में है ना कि ए में। अब मैं इसका प्रूफ दिखाता हूँ। तो इसका आंसर पहले देख लो, बी ऑप्शन होगा इसका। अब मैं दिखाने जा रहा हूँ आपको कुछ प्रूफ, जो मैं दिखाऊंगा कि एक बुक है
और एक जो बुक है वो फॉरेन का बुक है, उसका 3000 के आसपास इंडिया में प्राइस है उस बुक का। उसका मैं आपको एक दिखाना चाहता हूँ स्क्रीनशॉट, और द हिंदू से मैं इसका प्रूफ दिखाऊंगा कि कैसे लोग यूज़ करते हैं एकदम अच्छे तरीके से। द मिनिस्टर फॉर एजुकेशन, देखो देखते जाओ। अब देखते हैं, देखो ये जो है, देखते जाओ ध्यान से। मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। इस बुक का नाम पहले देख लो, नेट पे सर्च कर लेना। इस बुक का नाम है द बॉयज़ ग्रामर स्कूल टुडे एंड टुमारो, और इस बुक के जो ऑथर हैं वो हैं एच डेविस, और इस बुक का प्राइस इंडिया में 3000 के आसपास है। तो इस बुक में जो एक आर्टिकल लिखा है उसको ध्यान से ज़रा पढ़ना। ये क्या कह रहा है? द एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन विच विल फॉलो द एजुकेशन एक्ट विल डिसाइड द मैटर एंड द मिनिस्टर फॉर एजुकेशन। ध्यान से देखना, ये जो एच डेविस है ना, वो जो ये भैया लोग जो कोचिंग खोल देते हैं ना इंडिया में बिना एक्सपीरियंस के, उससे ये 1000 गुना रिसर्च करके ये इस चीज़ को लिखे होंगे। अब ज़रा देखो, एंड द मिनिस्टर फॉर एजुकेशन है यहाँ पर यूज़ किया हुआ, तो यहाँ पर किसी तरीके का गलत नहीं है। पहली बात, पहला प्रूफ। सेकंड प्रूफ देखो, सेकंड प्रूफ है ये आपका, गौर करो। ये स्टेट्स ऑफ जर्सी की बात है, अमेरिका का बात है, ये अमेरिका की बात है। देखो ये क्या कह रहा है, इसको हम थोड़ा सा जूम करते हैं। इसमें कोई मिनिस्ट्री के थ्रू ही कोई लेटर वगैरह जो भी मीटिंग का रिजल्ट लिखा गया होगा उसकी बातें हैं। देखो ये सब सारे ऑफिसर ही लिखते हैं, पैनल वगैरह सब दिया हुआ है। देख लो ये पैनल वगैरह जो होता है, विटनेस, ये सब जो लिखे हैं वो क्या लिखते हैं, ये ज़रा देखो। वो इसने इस लेटर में यूज़ किया है इस वाले चीज़ को, द मिनिस्टर फॉर एजुकेशन स्पोर्ट्स एंड कल्चर। तो यहाँ भी फॉर का यूज हुआ है, बिल्कुल हुआ है, एकदम यूज हुआ है, कोई इसमें गलती नहीं है। अब जब अमेरिकन लिखते हैं फॉर, और ब्रिटिश जिससे हम अंग्रेजी लिए हैं, और लैटिन अमेरिका, ग्रीक अमेरिका जो अमेरिकन इंग्लिश है, वो सारे लोग यूज़ कर रहे हैं, तो आप गलत किस लिए ठहरा रहे हो? ये मैं पूछना चाहता था और मैं बताना चाहता था। तो आप लोगों की गलती नहीं है, बस आप लोगों की गलती है कि गूगल पे सर्च करो। और पता है इंसान कहाँ पे घबरा जाता है, लोगों में मानसिक प्रॉब्लम भी आ जाता है ये गूगल की वजह से। मान लिया जाए कोई व्यक्ति को बार बार सर्दी लग रही है, बार बार, हर एक सप्ताह में 1-2 बार लग गई सर्दी, फिर ठीक हो गई। आप सर्दी का भी गूगल में रीज़न ढूंढोगे, इसका कारण ढूंढोगे, इसका रूट ढूंढोगे गूगल पे, तो सब चीज़ बताएगा। धीरे धीरे बताते बताते वो कहेगा कि शायद ये एलर्जी का लक्षण हो। एलर्जी अगर बहुत दिनों तक रहे तो आपको क्या हो सकता है, आपको टीबी पकड़ सकता है। टीबी अगर बहुत दिन तक रुके तो आपको कैंसर पकड़ सकता है। कहीं ये कैंसर का लक्षण तो नहीं? तो गूगल हर एक बीमारी का इलाज अगर ढूंढोगे ना, तो हर बीमारी को डायरेक्ट कैंसर तक पहुंचाता है। और इस तरीके से अगर गूगल पर पढ़ोगे आप लोग, तो बस कैंसर तक जाकर ठहरोगे और एक मानसिक बीमारी का शिकार हो जाओगे। तो गूगल पे हर चीज़ बातें थी गूगल के बारे में। अब थर्ड देख लो आप लोग, थर्ड नंबर क्या है? थर्ड नंबर द हिंदू से लिया हूँ, ये देख लो। द हिंदू में काफ़ी फेमस लोग होते हैं, और जो रिपोर्टर लोग लिखते हैं वो ऐसे ही नहीं बन जाते रिपोर्टर। तो ये घटना जो है, ये जो घटना का जिक्र है द हिंदू में, इसका डेट देख लो, ये 2016 का डेट है। और जो भी ये रिपोर्टर है, कॉरेस्पॉन्डेंस है, स्टाफ है जो लिखा है इस आर्टिकल को, वो भी उसने क्या यूज़ किया है, आई विल रिमूव पॉलिटिक्स फ्रॉम एजुकेशन इफ़ आई बिकम द मिनिस्टर फॉर एजुकेशन। यहाँ पर फॉर का यूज है, बिल्कुल है, तो ये भी करेक्ट है आपका। सेकंड देखो, नेक्स्ट, ये तो 2016 की बात है। अब आपको मैं दिखाने जा रहा हूँ नेक्स्ट आर्टिकल द हिंदू से। ये देख लो, ये कब की बात है? ये 2012 की बात है। तो मान लिया जाए एक बार कोई द हिंदू वाले ने गलत किया है, क्या बार बार करेगा? बिल्कुल नहीं। अब ज़रा देखो इसमें क्या है, यहाँ पर देखो ए भी यूज किया है, ए भी स्टाफ रिपोर्टर है। द मिनिस्टर फॉर एजुकेशन पीके अबू रब, ये 2012 की बात है, जब केरला का जो ये एजुकेशन मिनिस्टर है उसके बारे में बता रहा है। तो द मिनिस्टर फॉर एजुकेशन फॉर है, बिल्कुल है, कैसे गलत कह सकते हो कि ये फॉर गलत है? फिर नेक्स्ट बातें, फिर है द हिंदू का आर्टिकल, आपका देख लो, द हिंदू का आर्टिकल है और ये डेट है 2018 का, मतलब काफ़ी मॉडर्न है। फिर देखो यहाँ पर क्या लिखा गया है, यहाँ चेक करो, दिख गया कहीं पे द मिनिस्टर फॉर एजुकेशन, ये वाला फॉर का यूज है। तो किसी भी एंगल से द मिनिस्टर फॉर एजुकेशन कहना गलत नहीं। किसी बुक, कोई भी बुक आपको नहीं सिखाती कि आप प्रीपोजिशन के चैप्टर में आए हो तो ऑफ ही होगा, वहाँ पर फॉर नहीं होगा। तो मैं बता दिया आप लोगों को, तो मुझे लगता है कि आप लोग काफ़ी क्लियर हो चुके होंगे इस बात को लेकर के। तो
अब क्या कहना है नेक्स्ट टेस्ट के लिए आप लोग प्रिपेयर करो। मैं रात होते होते क्या करूँगा, दे दूँगा सबको टास्क, और टास्क पूरा डिटेल में लिख करके सबको सेंड कर दूँगा। और अगर टाइम मिला और अगर थका नहीं रहा तो मैं सबको व्हाट्सएप के थ्रू भी क्या करूँगा, टास्क को सेंड कर दूँगा। तो चलिए आज का क्लास यहीं रैप अप करते। थैंक यू वेरी मच।